हैं और इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के एक बड़े नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। इन दोनों के पिता एक जमाने में प्रधानमंत्री पद के योग्य माने जाते थे और कांग्रेस अध्यक्ष पद के भी दावेदार माने जाते थे, लेकिन उसके बाद इन दोनों नेताओं की अकस्मात मृत्यु हो गई और उस जमाने में भी गांधी परिवार इन दोनों नेताओं के बढ़ते प्रभाव से काफी असहज रहता था। फिर भी राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस का साथ कभी छोड़ा नहीं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, समय का चक्र पूरा हो चुका है, अब उनकी अगली पीढ़ियां आ चुकी हैं और उनकी सोच अलग है। इसलिए आज हम आपको समझाएंगे कि कांग्रेस के प्रतिभाशाली युवा नेता अब राहुल गांधी को अपना नेता मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। ये युवा नेता क्यों नहीं चाहते कि राहुल गांधी उनका भविष्य तय करें। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस में अब पारिवारिक राजनीति के दिन खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको सचिन पायलट और राहुल गांधी के बायोडेटा भी आज दिखाएंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि बायोडेटा के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से, प्रदर्शन के हिसाब से इन दोनों में ज्यादा काबिल कौन है। फिर राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा को यह अधिकार किसने दिया कि वो जो बहुत काबिल युवा नेता हैं उनका भविष्य तय करें। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब भारत को आजादी दिलाने वाले बड़े बड़े नेताओं की संतानें राजनीति में आईं तो वो चली नहीं और वो कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ गांधी परिवार ने ही राजनीति में अपना एक छत्र राज कैसे किया। आप याद कीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देश में कितने बड़े बड़े नेता थे। सुभाष चंद्र बोस थे, अंबेडकर थे, आप याद करेंगे सरदार पटेल थे और बहुत सारे लोग थे, यहां तक कि लाल बहादुर शास्त्री थे। इनकी संतानें आज कहां हैं, वो क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या है कि इतने दशकों से लगातार सिर्फ गांधी परिवार की संतानें ही एक के बाद एक राज करती जा रही हैं। इसके बाद हम आपको चीन के धोखे की वो 58 वर्ष पुरानी कहानी दिखाएंगे जिसे देश की जनता पहले दिन ही समझ गई थी, जिसे फिल्म बनाने वाले लोग समझ गए थे, लेकिन सिर्फ हमारे नेता नहीं समझ पाए। देश की जनता पहले दिन से पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ रही है, लेकिन 70 वर्षों तक इस देश की सरकारों ने, नेताओं ने जनता के इस गुस्से को समझा नहीं या फिर उसे दबा कर रखा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1954 में संसद में एक चर्चा के दौरान यह चेतावनी दी थी कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका नतीजा भारत आने वाले समय में भुगतेगा और वो समय अब आ चुका है। आज हम आपको संसद में हुई उस चर्चा के कुछ अंश दिखाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी चेतावनियों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में उस समय क्यों डूबे रहे। और आखिर में आपको यह बताएंगे कि कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में आप अमिताभ बच्चन से क्या सीख सकते हैं और कैसे ईमानदारी ही कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आप सबको ईमानदारी से कोविड-19 का सामना करना चाहिए। वो कैसी ईमानदारी होगी ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राजस्थान कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के अगले कदम का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत होने और कांग्रेस पार्टी से सुलह के किसी भी फॉर्मूले पर बातचीत होने की खबरों को भी खारिज किया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के 109 विधायकों के समर्थन के दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इतने विधायकों का समर्थन है तो वो उन्हें होटलों में क्यों रख रहे हैं, राज्यपाल के सामने जाकर विधायकों की गिनती क्यों नहीं करा रहे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट से राजनीतिक लड़ाई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई जिसमें कुल 109 विधायकों के शामिल होने का दावा किया गया। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी मौजूद थे। सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आए, अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। कांग्रेस विधायकों ने बैठक में प्रस्ताव पास किया कि राजस्थान की सरकार या पार्टी के खिलाफ साजिश करने वाले विधायकों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस विधायकों को 4 बसों से लेकर जयपुर के फेयरमाउंट होटल पहुंचे। उनके आपस की ये फूट है। एक तरफ सचिन जी पायलट कह रहे हैं कि मेरे पास में 30 विधायक है और अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मेरे पास में 107 विधायक है। अब वो उनकी आपस की लड़ाई है। भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर स्तर की चौथी बार बातचीत होगी। ये बातचीत भारत की तरफ चुशूल में सुबह 10:30 बजे होने की संभावना है। जिन जगहों में सैनिकों के पीछे हटने पर पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उस पर कल होने वाली बैठक में समीक्षा होगी। पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दे पर भी कोर कमांडर स्तर की बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले 30 जून को तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। पश्चिम बंगाल में अपने विधायक की संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी ने कल 12 घंटे का पश्चिम बंगाल बंद बुलाया है। उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव आज सुबह संदिग्ध हालत में एक दुकान के बाहर लटका मिला। देवेंद्र नाथ रॉय हेमताबाद से विधायक थे। परिवार ने आरोप लगाया कि विधायक की हत्या के बाद शव लटकाया गया। ममता सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। संदिग्ध मौत पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिला। बीजेपी ने कहा कि सीआईडी जांच से सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट किया और घटना को ममता सरकार में गुंडा राज का सबूत बताया। हम ये इसकी सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का मर्डर्स जो ममता बनर्जी का जो रेजिम का एक यूएसपी बन चुकी है, एक शर्मनाक तरीके से जो वहाँ पे वो गणतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। मंदिर के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केरल हाईकोर्ट के 9 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मंदिर का नियंत्रण लेने के लिए राज्य सरकार से ट्रस्ट बनाने को कहा गया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनः निर्माण 18वीं सदी में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था। आजादी के बाद भी मंदिर का संचालन राज परिवार की ओर से नियंत्रित ट्रस्ट के पास ही रहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने 600 में 600 नंबर लाकर टॉप किया है। दिव्यांशी को इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस जैसे विषयों में 100 में 100 नंबर मिले हैं। मैंने स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था और मैंने नोट्स भी बना के रखे थे और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की थी और मैंने कभी अपने आवर्स नहीं काउंट किए थे कितनी देर पढ़ती हूँ, पर जितना पढ़ती थी उसको एक बार रिवाइज करती थी और चेक करती थी कि मुझे कितना समझ में आया। 12वीं की परीक्षा में कुल 88.78% विद्यार्थी पास हुए। लड़कियों ने फिर बेहतर प्रदर्शन किया और 92.15% लड़कियां पास हुई, जबकि 86.19% छात्र पास हुए। त्रिवेंद्रम रीजन से सबसे ज्यादा 97.67% विद्यार्थी पास हुए, जबकि 97.05% के साथ बेंगलुरु दूसरे और 96.17% के साथ चेन्नई रीजन तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली में 94.39% विद्यार्थी 12वीं कक्षा की परीक्षा में पास हुए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके सहयोगियों के एनकाउंटर की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने याचिका दायर कर मांग की है कि 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए। दूसरी याचिका एनजीओ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने दायर की है। इसमें एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की है। मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय की याचिका में भी एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। 10 जुलाई को उज्जैन से कानपुर लाते वक्त भागने की कोशिश कर रहे विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए गूगल $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आज सुंदर पिचाई के साथ फलदायक चर्चा की। हमने भारत को किसानों, युवाओं और कारोबारियों के जीवन में बदलाव के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति के इस्तेमाल पर बात की। गूगल के सीईओ ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की सोच के साथ जुड़ने पर गर्व है।
पिछले 24 घंटे से सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कांग्रेस का वैसा ही हाल होगा जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था, और जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी, क्या वैसा ही कुछ अब सचिन पायलट भी करने वाले हैं और अशोक गहलोत की सरकार क्या वो गिरा देंगे? राजस्थान का नंबर गेम क्या है और क्या अशोक गहलोत की सरकार वाकई खतरे में है, इसे हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम कैसे अचानक से बदल रहा है और आज दिन भर राजस्थान में क्या हुआ। कल जब से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और युवा नेता सचिन पायलट की खुली नाराजगी की खबरें आई और यह कहा जाने लगा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके टकराव में सुलह का रास्ता नहीं निकाला गया तो वो अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, इसके बाद से ही राजस्थान की राजनीति में लगातार उठापटक चल रही है। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली एनसीआर में आ गए तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई। दिल्ली से कांग्रेस ने अपने 4 नेताओं की टीम जयपुर भेजी क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है और इन 30 विधायकों के बिना राजस्थान में कांग्रेस का सरकार चलना नामुमकिन है। सचिन पायलट के बारे में यह खबर आई कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में भी जा सकते हैं, लेकिन अब तक बार बार उनकी तरफ से इसका खंडन किया गया है। उधर पायलट के दबाव के बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपना शक्ति परीक्षण के प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाकर यह संकेत दिया कि लड़ाई गहलोत ही जीतेंगे, वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विश्वास कितना मजबूत है या उन्हें कितना डर है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बस में लेकर गए और उन्हें दिल्ली जयपुर हाईवे के पास एक रिजॉर्ट में ठहरा दिया। यानी राजस्थान में भी अब कांग्रेस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने पर मजबूर हो गई है और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान के नंबर गेम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए खबर बहुत अच्छी नहीं है। अब तक उनकी सरकार 123 विधायकों के समर्थन से चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के 107 विधायक थे, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक, आरएलडी का 1 विधायक और 13 विधायक निर्दलीय थे। लेकिन अब जो नया नंबर आ रहा है उसके मुताबिक इन 123 विधायकों में गहलोत के पास अब सिर्फ 101 विधायक ही बचे हैं। जो 22 विधायक बागी हुए हैं उनमें सचिन पायलट के खेमे के 19 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हैं। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में सरकार बचाने के लिए 101 विधायक चाहिए, इसलिए इस नंबर गेम को आप समझ लीजिए। राजस्थान में 200 विधायकों की विधानसभा है, 200 सीटों की, और सरकार बनाने के लिए 101 का नंबर चाहिए। लेकिन खतरा यह है कि जिस भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन गहलोत सरकार को था, उसने भी अब अपने हाथ खींच लिए हैं। यानी एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सिर्फ 99 विधायकों का समर्थन रह गया है। लेकिन अशोक गहलोत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इन बचे 99 विधायकों में भी कई विधायकों के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इनमें से कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। यानी सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के लिए वाकई बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन जो लोग अशोक गहलोत को जानते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत बड़े और तजुर्बेकार नेता हैं, उन्होंने ऐसी बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत मुसीबतें देखी हैं, जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, उनका यह भी कहना है कि अशोक गहलोत सरकार तो अपनी बचा ले जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट का अब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। अब कांग्रेस दुविधा में है और उसकी दुविधा यह है कि एक तरफ दिल्ली में सचिन पायलट से बातचीत के संकेत दिए जा रहे हैं। कहा गया है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में बीच बचाव कर रही हैं, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा अब सचिन पायलट से बात करेंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में सचिन पायलट पर भी निशाना साधा जा रहा है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यानी इशारा जो है वो सचिन पायलट की तरफ है। इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत इस लड़ाई में किसी भी कीमत पर सचिन पायलट से हारना नहीं चाहते और ये संदेश दे रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इस समय कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के साथ है और वो अशोक गहलोत पर भी विश्वास करके आगे चलेंगे। लेकिन यहां पर खबर यह नहीं है कि राजस्थान की सरकार बचेगी या जाएगी।
यहां पर खबर यह भी नहीं है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। जो बड़ी बात है, जिसमें ये जो आप चाहे किसी शहर किसी राज्य में रहते होंगे, आपके लिए जो समझने की बात है वो ये है कि अब एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और अब सचिन पायलट ने यह बगावत की है। और यह बगावत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह बगावत है कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के शासन के खिलाफ, और वो है गांधी परिवार। ये दोनों जो युवा नेता हैं, अब इनके मन में यह बात आ रही है कि इनके भविष्य को राहुल गांधी जैसा नेता कैसे तय कर सकता है। ये क्यों राहुल गांधी की बात मानकर आगे चलें, क्योंकि दोनों जानते हैं कि राजनीति में इनका भविष्य आगे चलकर बहुत उज्जवल है और कांग्रेस में जो गांधी परिवार है वो किसी को भी पनपने देगा नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर अपने विधायकों की संख्या दिखाकर अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि मुख्यमंत्री का बंगला बहुमत साबित करने की सही जगह नहीं है। बहुमत विधानसभा में साबित किया जाता है। कांग्रेस ने दावा किया है कि विधायक दल की बैठक में 109 विधायक पहुंचे, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से यह कहा गया कि अशोक गहलोत अपने साथ जितने विधायक होने का दावा कर रहे हैं उनके पास असल में उतनी संख्या है नहीं। अब सचिन पायलट के पास 3 विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद सचिन पायलट मान जाएं और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने पद पर बने रहें। इसके बदले में शायद उनकी कुछ शर्तें कांग्रेस पार्टी मान ले। हो सकता है उन्हें आगे चलकर यह वादा किया जाए कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है। यह बार्गेन हो सकता है। दूसरा विकल्प उनके पास यह है कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं और बीजेपी में अपना भविष्य तलाशें, लेकिन यह विकल्प तभी होगा जब वो अशोक गहलोत की सरकार गिराने की स्थिति में होंगे। तभी बीजेपी में उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस स्थिति में थे कि वो कमलनाथ की सरकार को गिरा सकते थे। इसलिए बीजेपी में उनका भविष्य तभी उन्हें अच्छी बार्गेनिंग मिलेगी अगर वो ये सरकार गिरा पाए। तीसरा विकल्प यह है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस को पार्टी को तोड़ दें और एक क्षेत्रीय पार्टी बनाकर आगे की राजनीति करें, क्योंकि बार बार उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब ये 3 बातें हो सकती हैं। इस बड़े घटनाक्रम पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं हम आपको आज दिखाएंगे। इसके बाद इस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे और जैसा हमने आपको कहा था, अगर हम इसे सिर्फ राजस्थान की सरकार के आसपास रखेंगे तो यह विश्लेषण आपको बहुत छोटा दिखेगा। बात इससे कहीं बड़ी है। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस आलाकमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है। कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है। कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भाजपा कितने भी षड्यंत्र करे, मोदी सरकार कितने भी प्रपंच रचे, भारतीय जनता पार्टी कितने भी हथकंडे अपनाए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कितनी भी रेड करें, वो चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि यही राजस्थान की जनता का जनमत है। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी का विचार में और व्यवहार में उसका आधार खत्म होता जा रहा है। उसका कारण है नेहरू गांधी खानदान। उस वंशवाद की परंपरा के आधार पर पार्टी चली, नई लीडरशिप उभरी नहीं और नई लीडरशिप में एक किस्म की उकलाहट थी और वो ज्योतिरादित्य के रूप में मध्य प्रदेश में प्रकट हुई। और हम बहुत पहले से कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है। मुख्यमंत्री पद के सच्चे हकदार सचिन पायलट थे, उनका हक मार के अशोक गहलोत जी बने और तभी से इस पार्टी में अंतर्विरोध था और ये अंततः इस रूप में प्रकट हुआ। ये निश्चित है कि आज हम अपने सहयोगी दल के साथ में 75 हैं और बहुत लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी परिस्थितियां बनेंगी, चाहे सचिन पायलट जी के साथ जुड़ के या किसी भी तरीके से कोई भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। अब यहां पर आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में 19 महीने के अंदर ही कांग्रेस की सरकार के गिरने की नौबत आ गई। इसे आप
6 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस राजस्थान में हारी थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से बाहर हुए थे, आउट हुए थे, तब से राजस्थान कांग्रेस को किसी नए नेता की तलाश थी और यह संभावना सचिन पायलट में दिख रही थी। उन्होंने बहुत मेहनत भी की। और दूसरी बात यह कि 2018 से पहले 1998 और 2008 में 2 बार राजस्थान में बहुमत आने पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि वो दोनों ही बार अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी नहीं करवा सके थे। तीसरी बात यह कि 2014 में जब सचिन पायलट को कांग्रेस ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने प्रदेश के हर कोने में जाकर कांग्रेस को मजबूत किया और उन्हें ही प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा। और यहीं से अशोक गहलोत को सचिन पायलट तब खटकने लगे थे। यानी सचिन पायलट की जो शिकायत है वो पहले दिन से है, वो ये कि 5 साल 2013 के बाद से लेकर और अब तक 5 साल चुनाव जब तक हुए, मेहनत तो सारी उन्होंने की, पार्टी को दोबारा से जिंदा उन्होंने किया, सारी भागदौड़ उन्होंने की और जब पार्टी जीत गई तो मुख्यमंत्री बना दिया अशोक गहलोत को। चौथी बात यह है कि पार्टी की गुटबाजी के बावजूद सचिन पायलट की मेहनत और उनके नेतृत्व से 2018 में कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में वापस आई। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात आई तो अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़ गए। यहीं से नए संघर्ष की शुरुआत हुई। अशोक गहलोत गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, गांधी परिवार उन पर बहुत विश्वास करता है और चुनाव में जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, चुनाव लड़ने की जो कला है, वो अशोक गहलोत के पास थी। मेहनत की थी सचिन पायलट ने और चुनाव लड़ने के लिए जो रिसोर्सेज इकट्ठा किए जाते हैं वो किया था अशोक गहलोत ने। पांचवी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी सचिन पायलट को वो महत्व नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मंत्रिमंडल हो या फिर प्रशासन में नियुक्तियां हो या राजनीतिक नियुक्तियां हो, हर मामले में गहलोत सरकार ने सचिन पायलट को किनारे करके रखा। और आखिरी बात यह कि राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के मुद्दे पर भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव चल रहा था। दोनों नेता अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करवाना चाहते थे और इसके बाद जब राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त के आरोप और इस पर दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए राजस्थान पुलिस ने अपने ही राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस जारी कर दिया तो सचिन पायलट को बहुत नाराजगी इस बात की हुई। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको 2018 के राहुल गांधी के 2 ट्वीट्स दिखाते हैं, 2 तस्वीर देखिए। तब कांग्रेस के अचानक से कुछ समय के लिए अच्छे दिन आ गए थे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसे मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जीत मिली थी। तब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी चल रही थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर गहलोत और सचिन पायलट की दावेदारी थी। उस वक्त कई दिनों तक चले इस घटनाक्रम और नाराजगी के बाद आखिरकार सिंधिया पर कमलनाथ और सचिन पायलट पर अशोक गहलोत भारी पड़े। अपने अपने राज्यों के इन दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी ने तस्वीरें पोस्ट की थी। इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ तस्वीर पर राहुल गांधी ने लिखा था द यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लेकिन उस वक्त की यह बनावटी एकता अब अपना असली रंग दिखा रही है। तब यह ट्वीट किया गया था, लेकिन यह तस्वीर असल में झूठी थी। यह तस्वीर असल में एक झूठे कॉम्प्रोमाइज के तहत खींची गई थी। ये जो आपको इसमें मुस्कुराहट दिखाई दे रही है तीनों नेताओं की, यह मुस्कुराहट नकली थी और नकली मुस्कुराहट ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। अब कांग्रेस भले ही फिलहाल सचिन पायलट को समझा भी ले, लेकिन यह कितने दिन और चलेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कभी ना कभी पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के रास्ते पर जाएंगे ही, जिन्होंने इन्हीं वजहों से 4 महीने पहले पार्टी छोड़ी थी। बहुत सारे लोग अब यह सवाल पूछते हैं कि आखिर सचिन पायलट या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं में क्या कमी है? क्यों ऐसे नेताओं को एक छोटे से दायरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में? असल में इन नेताओं में सिर्फ एक कमी है कि ये नेता गांधी परिवार से नहीं है। अगर ये नेता गांधी परिवार से होते तो फिर ये नेता ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस को चला रहे होते, क्योंकि राहुल गांधी से काबिलियत के मामले में ये नेता कम नहीं है। इसलिए आज हमने पूरे देश के देखने के लिए इन नेताओं के बायोडेटा की तुलना राहुल गांधी के बायोडेटा से की है और आज आप सबको यह तय करना है कि असल में शासन किसको करना चाहिए, जिसके पास काबिलियत है या जिसके पास खानदान है। आप अगर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं की राहुल गांधी से तुलना करें तो इन तीनों में राहुल गांधी की उम्र 50 वर्ष है, सिंधिया उनसे 1 साल छोटे हैं और सचिन पायलट अभी सिर्फ 43 वर्ष के हैं।
लेकिन पायलट को 5 वर्ष और सिंधिया को 10 वर्ष केंद्र सरकार में मंत्री रहने का प्रशासनिक अनुभव है। पायलट करीब 1.5 वर्ष से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी है, लेकिन राहुल गांधी के पास अभी तक कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, 0 प्रशासनिक अनुभव है। इसी तरह से इन तीनों नेताओं की शिक्षा को देखें तो इस मामले में पायलट हो या सिंधिया, दोनों ही राहुल गांधी से बेहतर हैं। दोनों ने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की पढ़ाई की है। राहुल गांधी के पास इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट स्टडीज में MPhil की डिग्री है, लेकिन राहुल गांधी की इस डिग्री पर बहुत विवाद पहले भी रह चुके हैं। अगर राजनीतिक अनुभव की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर 18 वर्ष का है। सचिन पायलट और राहुल गांधी का 16 वर्ष का राजनीतिक करियर है। सिंधिया 5 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 1 बार चुनाव हारे हैं। सचिन पायलट 3 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इसमें सिर्फ 1 बार चुनाव हारे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को मिली जीत के पीछे सिंधिया और सचिन पायलट की सबसे अहम भूमिका थी। सिंधिया के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती, जिसकी वजह से वहां 15 वर्ष बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई थी। इसी तरह सचिन पायलट ने 2014 से राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए जो मेहनत की, उसी की वजह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। राहुल गांधी 2004 से लेकर अब तक 4 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी ही पारिवारिक सीट अमेठी से हार गए थे, जो कि गांधी परिवार का सबसे बड़ा अपमान था। यानी राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट भी नहीं बचा पाए और अगर उन्होंने केरल से वायनाड से चुनाव न लड़ा होता तो इस समय वो लोकसभा में भी नहीं होते। पहली बार राहुल गांधी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था क्योंकि शायद वो समझ गए थे कि वो हारने वाले हैं अमेठी से। इसमें अमेठी से वो हारे और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से वो जीते। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को 2019 के चुनाव में सिर्फ 52 सीटें मिली थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी तक, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक, आजादी के बाद से कांग्रेस में यह सोच भर दी गई है कि ये पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के बिना चल ही नहीं सकती। ये असल में उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह है जो उनकी अपनी कंपनी है और बाकी सारी नियुक्तियां यही परिवार उसमें करता है। और इस पार्टी को अगर कोई चलाने वाला होगा तो वो गांधी परिवार से ही होगा। इसी सोच की वजह से कांग्रेस में कई नेता हर तरह से काबिल होने के बाद भी पार्टी में एक हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। अब आप सोचिए, जब राहुल गांधी ने 2019 में चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अब कोई गांधी परिवार के बाहर का नेता आएगा और वो नेतृत्व संभालेगा। 2019 से लेकर अब 2020 आ गया, इस बात को 1 साल से ज्यादा का समय आ गया। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार के बाहर एक नेता नहीं चुन पाई, एक नेता नहीं खोज पाई जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके। और फिर कर वापस सोनिया गांधी को ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अब दोबारा से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। अब बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जैसे लोग और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो लोग हैं, जो अपने आप में सक्षम हैं, जिनके अपने अपने इलाकों में अपनी पकड़ है, जिनके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, अनुभव उनका हर चीज में राहुल गांधी से ज्यादा है, तो फिर वो राहुल गांधी के नेतृत्व में क्यों काम करेंगे? भला राहुल गांधी उन्हें किस हैसियत से ये बता सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? इसलिए सवाल राजस्थान की सरकार का नहीं है, सवाल आज अशोक गहलोत का नहीं है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस में अब जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, जो काबिल युवा नेता हैं, जो ये जानते हैं कि कांग्रेस के बाहर भी उनका एक करियर है, उनका भविष्य है, वो सारे लोग अब गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं। अब कांग्रेस में सिर्फ वही लोग चुप बैठे हैं जो ये बात जानते हैं कि कांग्रेस के बाहर उनका कोई भविष्य नहीं है, वो अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकते और बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में लेगी नहीं। सिर्फ वही लोग अब कांग्रेस में बचे हैं जिनके अपने अपने स्वार्थ हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस के बाहर उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जिसके पास भी विकल्प है, जिसे भी ये लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल है, जिसे भी ये लगता है कि वो राहुल गांधी से ज्यादा काबिल भी है और परिश्रमी भी है, वो अब राहुल गांधी को चुनौती देगा। और ये बात किसी को अभी समझ में नहीं आ रही है। असल में ये जो कहानी है, ये गांधी परिवार को चुनौती देने की कहानी है, ये गांधी परिवार के खिलाफ बगावत की कहानी है, ये राजस्थान की कहानी नहीं है।
कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसे गांधी परिवार से बाहर वो नेता कभी पसंद नहीं आते जो युवा होते हैं, जिनमें बड़ी राजनीतिक संभावनाएं दिखती हैं और जो हर तरीके से सक्षम होते हैं, चुनाव जीतने में सक्षम होते हैं। यहां आपको आज मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। पहली बात तो यह जान लीजिए कि खानदानी जो राजनीति होती है, पारिवारिक राजनीति, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है गांधी परिवार। लेकिन ये जो दोनों लोग हैं, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी पारिवारिक राजनीति से ही आते हैं, ये भी राजनीतिक खानदान से ही आते हैं। लेकिन खानदानी राजनीति में भी गांधी परिवार के सामने कोई दूसरा खानदान टिक नहीं सकता। ये दोनों कांग्रेस के दमदार नेता थे, यानी इन दोनों के जो पिता थे, और इन्होंने अपने वक्त में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को अलग अलग तरीके से काफी चुनौतियां भी दी थी। और मैं इन दोनों के पिताओं को, यानी राजेश पायलट को और माधवराव सिंधिया को, दोनों को निजी रूप से मैं जानता था और न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार मैं उनसे मिला हूं। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे। सोचिए, तब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे 1997 में। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ वो सफल नहीं हो पाए थे। ये वो दौर था जब कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व के बिना चल रही थी। राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, 5 बार लोकसभा सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। जब ऐसे नेता दमदार तरीके से सामने आने लगे और कांग्रेस को चलाने के बारे में सोचने लगे, यानी वो अध्यक्ष बनने के सपने पालने लगे, तो इससे भी उस समय कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को बड़ी परेशानियां हुई थी। और यही कारण है कि 97 में ही सोनिया गांधी कांग्रेस के संगठन में आ गई और 98 में वो पार्टी की अध्यक्ष बन गई। जब राजेश पायलट ने 96-97 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मन बनाया था, तब उनके रास्ते में बहुत रुकावटें डाली गई। लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के लिए लिया था। उस समय 1996 का उनका एक बयान आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप सुनिए। सचिन पायलट के जो पिता थे वो भी ऐसे ही बगावती तेवर वाले थे। अब देखो, जहां तक मेरी और अध्यक्ष जी की मुलाकात की बात है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मेरे अध्यक्ष हैं, जब भी बुलाएंगे जाऊंगा, या उन्हें मेरा मिलने का दिल करेगा, मेरे मन में कोई बात है कि मैं उनसे करूंगा। ये हमारी पार्टी की अपनी परंपरा है कि हम अध्यक्ष से मिलजुल कर अपनी बात करते रहें। और मैंने किससे कहा भी नहीं मुलाकात हुई है, लेकिन कल बाजार में एकदम शोर मच गया, कोई मुलाकात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर मुझे कहना पड़ा हाँ मैं मिला हूँ और हमारी आपस की बातचीत हुई है। उसे तो मैं आप लोगों को या प्रेस को बता नहीं सकता, लेकिन चुनाव लड़ने पर निश्चित हूँ। और मेरा फैसला है कि चुनाव का जो मैंने फैसला लिया सोच समझ के लिया है, पार्टी के भले में लिया है कि पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी रहेगी तो पार्टी मजबूत होगी, इनर पार्टी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएगी तो पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। उस मुद्दे को लेकर मैंने फैसला किया और मुझे अपने साथियों की इसमें पूरा सहयोग है। ये जिस समय की बात है, तब जी न्यूज़ उस समय भी देश का सबसे बड़ा चैनल था, जबकि उस समय तो जी न्यूज़ देश का एकमात्र प्राइवेट न्यूज़ चैनल था, क्योंकि जी सबसे पहला प्राइवेट चैनल है इस देश का। और उस समय ये जो बातचीत पूरी हो रही थी, ये जी न्यूज़ के साथ ही हो रही थी 1996 में। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा भी, राजेश पायलट ने, वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसे चुनौती देना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस समय उनके बागी तेवर थे। ये अलग बात है कि तब गांधी परिवार एक्टिव नहीं था। बाद में जब गांधी परिवार एक्टिव हुआ 1998 में, तब सोनिया गांधी ने सीधे कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लिया और माधवराव सिंधिया या राजेश पायलट जैसे जो नेता थे, उन्हें बात समझ में आ गई थी कि हमें गांधी परिवार के अंडर नीचे रहकर ही अब जीवन भर इस पार्टी की सेवा करनी है। उनका इससे आगे, जहां तक वो पहुंच चुके हैं, इससे आगे के सारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। लेकिन दोनों ही बड़े बगावती तेवर के थे, दोनों बड़े डायनेमिक थे और दोनों के बारे में कहा जाता था कि ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। और यह भी कहा जाता था कि एक ना एक दिन आगे चलकर ये कांग्रेस अध्यक्ष भी बन जाएंगे। इसीलिए गांधी परिवार जो है, इन दोनों को लेकर बड़ा असहज रहता था। इसी तरह की कहानी माधवराव सिंधिया की है। उन्होंने 24 वर्ष पहले कांग्रेस से बगावत की थी। हम आपको तब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 1995 में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके मतभेद हो गए थे। पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया और इससे नाराज होकर बाद में माधवराव सिंधिया ने अपनी नई पार्टी बनाई। उसका नाम उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस रखा। हालांकि बाद में वो फिर से कांग्रेस में आ गए, लेकिन 96 के दौर में
कांग्रेस नेतृत्व से नाराज माधवराव सिंधिया ने तब क्या कहा था, आपको आज उनकी पुरानी बात जरूर सुननी चाहिए। अब कभी कभी कुछ कार्यकर्ता जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरिड अवे हो जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। विशेषकर जो परिस्थितियां निर्मित की गई हैं मेरे विपक्ष में हाईकमांड द्वारा, उससे लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। लोगों को बहुत दर्द है जो अन्याय मेरे साथ हुआ है, इसलिए कभी कभी भावुकता में बह जाते हैं। पर ऐसी कोई योजना, न मेरे कोई ऐसे इरादे हैं। जो रवैया पार्टी हाईकमांड का है और जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है, उससे मुझे बहुत भयंकर आपत्ति है और मैं सोचता हूं कि पार्टी जनों को इस पर निश्चित रूप से चिंतन करना पड़ेगा। तो आज हम आपको 25 साल पुरानी ये क्लिपिंग्स, ये वीडियो दिखा रहे हैं। राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे और माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे, और ये दोनों बड़े डायनेमिक लीडर्स उस समय भी वैसे ही तेवर रखते थे जैसे इनके पुत्र आज रख रहे हैं। और कांग्रेस की जो समस्याएं हैं 1996 में, 95 में, 97 में, 98 में भी वही थी जो कि आज है। और तब भी कांग्रेस पार्टी कभी गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि जिस समय के हम आपको ये बयान दिखा रहे हैं तब गांधी परिवार एक्टिव नहीं था, तब गांधी परिवार कांग्रेस के संगठन से बाहर था। 1998 में सोनिया गांधी वापस आई थी, लेकिन सब जानते थे कि असल में कांग्रेस पार्टी का जो मालिकाना अधिकार है वो गांधी परिवार के पास है। दुर्भाग्य से माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट, इन दोनों नेताओं की बाद में अकस्मात मृत्यु हो गई। माधवराव सिंधिया का वर्ष 2001 में एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ, तब वो सिर्फ 56 वर्ष के थे। इसी तरह राजेश पायलट का वर्ष 2000 में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हुआ और तब वो भी सिर्फ 55 साल के थे। इन दोनों नेताओं को एक वक्त पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, कांग्रेस अध्यक्ष पद का दावेदार माना जाता था, कांग्रेस के सबसे काबिल और युवा नेताओं में थे, भविष्य इन्हीं का माना जाता था। लेकिन दोनों ही इस तरह अचानक मृत्यु का शिकार हो गए। और समय का चक्र आप देखिए, आज उन दोनों के जो पुत्र हैं, एक बार फिर से उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ वैसे ही बगावत की है। और वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी तमाम काबिलियत के बावजूद ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा में क्या है, ऐसा राहुल गांधी में क्या है कि ये दोनों भाई बहन मिलकर हमारा भविष्य तय करेंगे। अभी भी आपने सुना होगा, अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो सचिन पायलट को बुलाएंगी और समझाएंगी। लेकिन क्यों? प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसा क्या किया है कि सचिन पायलट उनकी बात माने और वो ये माने कि उन्हें उनसे ज्यादा तजुर्बा है, ज्यादा अनुभव है और उन्होंने ये कहीं साबित करके दिखाया है। राहुल गांधी में ऐसा क्या है कि सचिन पायलट उनकी बात आज मानने लगे ये सोचकर कि राहुल गांधी मुझसे ज्यादा काबिल हैं? क्या है ऐसा? सिर्फ एक खानदान है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी की लड़ाई में हमारे देश के इतने बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन क्या नेहरू खानदान के अलावा किसी और परिवार की अगली पीढ़ी को आप जानते हैं जिन्होंने देश की राजनीति में कोई पहचान बनाई हो या जिन्हें देश की राजनीति में कभी कोई मौका भी मिला हो? अब आप सोच के देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से बड़े नाम आपको याद आते हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम ले लीजिए, आज उनकी अगली पीढ़ियां क्या कर रही हैं। आप संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, उनकी आगे की पीढ़ियां क्या कर रही हैं। आप वीर सावरकर की बात ले लीजिए, उनकी अगली पीढ़ियां क्या कर रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात ले लीजिए, उनकी अगली पीढ़ियां कहां हैं। या फिर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात ले लीजिए, उनके बच्चे या उनकी अगली पीढ़ियां या उनके परिवार का कोई सदस्य, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? क्या आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? सरदार पटेल तो तब ये कहते थे कि जब तक वो दिल्ली में हैं तब तक उनके रिश्तेदार दिल्ली में कदम भी ना रखें। इसकी वजह थी कि सरदार पटेल चाहते थे कि कोई उनके नाम का दुरुपयोग ना करे। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन जरूर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और 2 बार वो लोकसभा सांसद भी रही, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया गया। इसी तरह से बाबा साहेब अंबेडकर के परिवार के बारे में भी लोग ज्यादा जानते नहीं। अंबेडकर के बाद उनके परिवार की 5वीं पीढ़ी भी आज मौजूद है, लेकिन ये बात भारत में बहुत कम लोगों को पता होगी कि उनके परिवार में सिर्फ कुछ लोग ही राजनीति में हैं और वो भी सिर्फ महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर ही सक्रिय हैं। बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र
प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में वंचित बहुमत बहुजन आघाड़ी नाम के एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। आजादी के ऐसे नायकों के परिवारों में जो लोग राजनीति में आए भी, उन्हें भी ज्यादा प्रसिद्धि और पहचान कभी हासिल नहीं करने दी गई, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही परिवार और उनके बच्चों की बात दशक के बाद दशक होती चली गई, और वो है नेहरू गांधी परिवार। उसके अलावा किसी परिवार की अगली पीढ़ियां कहीं टिक नहीं पाई। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 1950 से चल रही है। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उसकी नई ताजा इंस्टॉलमेंट है। इसलिए सवाल यह है कि देश की राजनीति पर किसी एक परिवार का एक अधिकार क्यों हुआ और क्यों होना चाहिए, ये उसकी चुनौती है। ये जो बेसब्री का जो बांध नए युवा नेताओं में टूट रहा है कांग्रेस पार्टी में, असल में ये लोग इसलिए बेचैन हैं। नेहरू गांधी परिवार ने देश की राजनीति पर भी एक छत्रराज नहीं किया, बल्कि भारत की विदेश नीति पर भी कई वर्षों तक इसी परिवार का नियंत्रण रहा है। हर चीज पर इसी परिवार का नियंत्रण है। आज हम आपको एक और उदाहरण देना चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक गलतियां होती हैं, जब उन्हें ठीक नहीं किया जाता तो अगली आने वाली पीढ़ियां कैसे उसको भुगतती हैं। इसलिए आज हम एक फिल्म का सीन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप इस पूरे मामले को समझ पाएंगे। फिल्में सिर्फ समाज का नहीं बल्कि इतिहास का भी आईना होती हैं। इसलिए आज हम एक फिल्मी सीन के जरिए आजाद भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल को समझने की कोशिश करेंगे। आजकल चारों तरफ चीन की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि चीन का बहिष्कार करना चाहिए, कहा जा रहा है कि चीन धोखेबाज है, चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि चीन ने हमारी बहुत सारी जमीन हड़प ली। लेकिन क्या यह आज की बात है? 58 वर्ष पहले, आज से 58 साल पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत हार गया था। यह हार आज भी भारत के 137 करोड़ लोगों की आत्मा पर एक बोझ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हार की वजह क्या थी? इस हार की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस समय चीन की फौज भारत में घुसने की तैयारी कर रही थी, उस समय भारत के नेता हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में चूर थे, और इसका नतीजा यह हुआ कि चीन भारत में अंदर तक घुस आया और भारत के कई इलाकों पर उसका कब्जा हो गया। भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध के 2 साल बाद, यह युद्ध हुआ था 1962 में। इसके 2 साल बाद 1964 में इसी युद्ध की कहानी पर एक फिल्म बनी थी, और उस फिल्म का नाम था हकीकत। यह फिल्म बड़ी मशहूर थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक थे चेतन आनंद, जो मशहूर एक्टर देवानंद के भाई थे। यह फिल्म भारत की सेना के एक ऐसे दल की कहानी थी जिसे लद्दाख में चीन की सेना को रोकने के लिए भेजा जाता था। लेकिन 1962 के उस भारत में सेना के जवान बिना इजाजत के दुश्मन पर गोली नहीं चला सकते थे। वैसे ही जैसे आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमारे सैनिक जब गलवान घाटी में लड़ रहे थे तो उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई, तब उनके पास हथियार क्यों नहीं थे, ये सवाल आपने आज सुने होंगे। दुश्मन सामने खड़ा था, लेकिन भारत के सैनिक चाहकर भी जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस समय के नेता ये चाहते नहीं थे, उन्हें ये आदेश नहीं थे कि वो लड़ाई लड़ें। ये फिल्म इसी द्वंद्व पर आधारित है। आज आपको उसी फिल्म हकीकत का एक सीन बहुत ध्यान से देखना चाहिए, और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये फिल्म 1964 की नहीं बल्कि आज 2020 की है। हमारे इतिहास में कोई सिकंदर पैदा हुआ, कोई तैमूर, चंगेज खान? क्या हिंदुस्तानी फौज ने आगे बढ़कर किसी की धरती पे कब्जा किया? तो क्या आज हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर किसी दूसरे देश के बंजर और पथरीले इलाकों पे कब्जा करेंगे? जब हमारी फौजें कांगो और कोरिया भेजी गई तो हमारे नेताओं ने कहा था, तुम शांति सेना हो, देश की लाज रखना। ये तो हमारे नेता कहते हैं, लेकिन वो जो दिन रात भाई भाई का शोर मचाते हैं, उनके नेता क्या कहते हैं? ये उनके नेता की लिखी हुई किताब है। इसमें वो ऐलान फरमाते हैं कि जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, और जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारा दुश्मन है उसको चीन की लाल फौज एक न एक दिन खत्म करके दम लेगी। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, ये किसी को दोस्त नहीं समझते। हम संसार की महफिलों में इनकी सिफारिशें करते फिरते थे, और ये चुपके चुपके हमारी धरती पर फौजी चौकियां बना रहे थे।
चीन की फौज सारे एशिया पर अपनी धाक जमाना चाहती है, संसार के अमन, संसार की शांति को तबाह बर्बाद करना चाहती है। ये शतरंज के मोहरे जो आगे बढ़ रहे हैं, शय और मात की एक एक ताल को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, समझे? और उनकी चालों को खत्म करना, उन्हें खटाई में डालना, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। हमें हुक्म मिला है, गोली नहीं चलनी चाहिए। हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते कि ये चीनी यहां नेक इरादे से नहीं आया, ये हमारी धरती पे खड़ा है और हम इसे कह रहा है यहां से चले जाओ। ये दृश्य उस फिल्म का है जो 1964 में बनी थी। यानी हम तब से जानते हैं कि चीन एक धोखेबाज देश है। चीन की सेना धोखे से यहां पर घुसकर आती है। आप सोचिए, इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो इस बात को समझ गए। इस सीन में मशहूर अभिनेता बलराज साहनी अपने सैनिकों को चीन की सरकार और वहां की सेना की असलियत बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चीन की ये हकीकत हमारे उस समय के नेताओं को कभी दिखाई नहीं दी। चेतन आनंद इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और डायलॉग राइटर थे और उन्होंने भी चीन की इस हकीकत को समझ लिया था। लेकिन उस समय के हमारे नेताओं को यह बात ना तो तब समझ में आई ना उसके बाद, और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ना सिर्फ चीन से वो युद्ध हारा था, बल्कि उस युद्ध की यादें भारत के लोगों की आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन गई। लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण समझने की कोशिश की है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लंबे समय तक हमारे देश के नेता जनता की भावना को सम्मान देना कभी सीखे ही नहीं। जनता की क्या मर्जी है, हमारे नेताओं ने जानने की कोशिश नहीं की। और आप जानते हैं, भारत की जनता पहले दिन से भावनात्मक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ रही है, लेकिन हमारे देश के नेता और डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के साथ हमेशा अमन की आशा ही करते रहे। हमारे देश की जनता चीन को कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के नेताओं ने चीन से दोस्ती करने की कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान को 4 युद्ध लड़ने पड़े। चीन को लेकर नेताओं की नीति से भी भारत की जनता पहले दिन से खुश नहीं थी, लेकिन हमारे नेता और डिप्लोमेट्स जनता की भावनाओं को नजरअंदाज करते रहे और इसके नतीजे में न सिर्फ भारत को एक युद्ध हारना पड़ा, बल्कि भारत के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंची। वर्षों तक जनता के गुस्से को दबाने से जो होता है, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। एक 4 मिनट का छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सिर्फ फिल्में बनाने वाले और देश के आम लोग ही नहीं, बल्कि देश के बड़े बड़े नेता भी उस समय चीन की हकीकत को समझ चुके थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे। इसका नतीजा क्या हुआ? और आज मेरे हाथ में 1954 में राज्यसभा में इस पर एक डिबेट हुई थी, 1954 में, और उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चीन के बारे में क्या कहा था, तिब्बत के बारे में क्या कहा था और कैसे चेतावनी दी थी कि आने वाली पीढ़ियां इस गलती को भुगतेंगी, यह हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। Way of life is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual, लेकिन मैंने यदि अपने subordinate को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपके बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को
दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी ऐसा नहीं है कि उस समय भारत के सभी नेता देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरह चीन पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, बल्कि कई नेता समय समय पर नेहरू को यह चेतावनी देते रहे कि वो चीन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन नेहरू पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगातार बुलंद कर रहे थे। और ये सब तब हो रहा था जब भारत और चीन के बीच हुए युद्ध से करीब 12 साल पहले, याद रखिए 1962 के युद्ध से पहले यानी 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। आप में से बहुत सारे लोग आज ये कहते होंगे कि भारत को तिब्बत की आजादी की बात करनी चाहिए और भारत को ये बात कहनी चाहिए कि तिब्बत पर चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, हम तिब्बत को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन ये गलती हम 1950 के दशक में ही कर चुके हैं, जब हमने तिब्बत को मान लिया था कि ये चीन का हिस्सा है और बाकायदा लिख कर दे दिया था चीन को। माना जाता है कि तिब्बत हमेशा से एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता था और इसी को साबित करने के लिए उसने 70 साल पहले तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। लेकिन उस समय की भारत सरकार ने इसका विरोध करने के बजाय तिब्बत पर चीन के दावे को चुपचाप स्वीकृति दे दी, उसे मान लिया। इतना ही नहीं बल्कि पंचशील समझौते के तहत भी तिब्बत को लेकर भारत ने अपना रुख बदल लिया था और एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की बात उस समय कही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि तिब्बत और भारत की सीमा चीन और भारत की सीमा में तब्दील हो गई और भारत के करीब 5 राज्य सीधे सीधे चीन के निशाने पर आ गए, क्योंकि जो तिब्बत पहले भारत और चीन के बीच में था, अब वही तिब्बत चीन का हिस्सा बन चुका था। ये राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हालांकि अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं आज किसी न किसी रूप में तिब्बत से मिलती हैं, और तिब्बत का मतलब यह है कि चीन से मिलती हैं। आज आप ये नहीं कह सकते कि ये तिब्बत है, आप उसे चीन मानिए, क्योंकि वो आधिकारिक रूप से हम मान चुके हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यह भूल आज भारत पर भारी पड़ रही है। 1954 में राज्यसभा में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के इस फैसले की आलोचना की थी और तब आगाह किया था कि इस गलती की वजह से चीन भारत को घेर लेगा। डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर जवाहरलाल नेहरू से मतभेद हो जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो हिंदू कोड बिल और धारा 370 जैसे मुद्दों पर नेहरू की नीतियों से नाराज थे, इसलिए उनकी नेहरू से कभी बनी नहीं। उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा इसके बाद, और वो चुनाव हार गए और फिर वो राज्यसभा पहुंचे। सोचिए, उस समय B.R. अंबेडकर चुनाव नहीं जीत पाए और आज उनका नाम लेकर न जाने कितनी पार्टियां चुनाव जीतती हैं सिर्फ उनके नाम को इस्तेमाल करके। 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देश हैं और दूसरी तरफ तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार करके नेहरू ने एक तरह से चीन का बॉर्डर भारत के करीब लाने में मदद कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज भारत को खतरा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी आदत आक्रमण की होती है वो कभी अपनी आदत छोड़ता नहीं। ये चेतावनी उन्होंने तब दी थी। और उस दिन राज्यसभा में हुई बहस की एक कॉपी मेरे हाथ में है। तब टेलीविजन तो नहीं होता था, इसलिए उस समय का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था मैं आपको लेकिन पढ़कर बता सकता हूं। वो कह रहे हैं, I was going to point out to the House how this country has been completely encircled on one side by Pakistan and the other Muslim countries। यानी एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों ने घेर लिया है। I do not know what is going to happen, but now that the barrier between Egypt and England has been removed by the handing over of Suez Canal, I think there may be a very little difficulty in the Muslim countries joining with Pakistan and forming a bloc on that side। तो उनका डर ये था कि पाकिस्तान और उसके पीछे जो सारे मुस्लिम देश हैं वो मिलकर भारत के खिलाफ एक ब्लॉक बना लेंगे और इधर से भारत को घेर लेंगे। और फिर उन्होंने लिखा है, एंड फॉर्मिंग ऑन दिस साइड बाय अलाउइंग द चाइनीज टू फेक पोजेशन ऑफ लासा। लासा तिब्बत की राजधानी है। तो उन्होंने कहा है कि हमने चीन को लासा पर यानी तिब्बत पर उसके फेक पोजेशन को करने दिया। द प्राइम मिनिस्टर हैज practically helped the Chinese to bring their border down to the Indian border। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। Looking at all these things, it seems to me that it would be an act of not to believe that India, if it is not exposed to aggression right now, is exposed to aggression, and that aggression might well be committed by people who always are in habit of committing aggression। चीन की तरफ उन्होंने सारा इशारा किया है। और तब जो है आप सोच लीजिए, उस समय डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने यह चेतावनी दी थी। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम जाति के मामले में, पिछड़ों के मामले में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी नाम का और उनके फोटो का, क्योंकि हम जानते हैं उससे हमें पिछड़े लोगों के, दलितों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान पर उनके क्या विचार थे, चीन के ऊपर उनके क्या विचार थे, आरक्षण पर उनके क्या विचार थे, वो हमने बड़े आराम से उसे सब भुला दिया है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर इन चेतावनियों का कोई तब असर नहीं हुआ था और वो इन सारे सुझावों को नजरअंदाज करते रहे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1950 का दशक खत्म होते होते चीन भारत की सीमा के बहुत करीब आ गया और चीन ने तिब्बत और अपने शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाली एक सड़क बना ली जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। लेकिन नेहरू लगातार ये साबित करते रहे कि इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं जिसे लेकर भारत को चिंता करनी चाहिए। अब देखिए, वर्ष 1961 में 4 और 5 दिसंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। 1961 चीन ने जिन इलाकों पर अवैध कब्जा किया था उसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। तब इन सवालों के जवाब में नेहरू ने कहा था, इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता। इस इलाके को लेकर क्या करेंगे? इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता, ऐसा उन्होंने कहा था। पढ़कर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कह रहे हैं, एट दैट रेट no tree grows anywhere in this wide area, there may be some shrubs। छोटे मोटे कोई पेड़ पौधे उगते हो तो वरना ये इलाका बिल्कुल बेकार है, ऐसा उन्होंने कहा। और जब उन्होंने ये जवाब दिया कि ये इलाका बिल्कुल बंजर है, यहां तो कुछ उगता ही नहीं और इस इलाके पर लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, तो उस समय कांग्रेस के एक सांसद महावीर त्यागी संसद में मौजूद थे और ये बातें सुनकर वो अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने अपनी टोपी उतारते हुए कहा कि देखिए, मेरे सिर पर कोई बाल नहीं है, तो क्या यह मान लिया जाए कि मेरे सिर की कोई कीमत नहीं है?
ये उस समय की बात है और इसमें लिखा हुआ है, श्री त्यागी, नो हेयर ग्रोज ऑन माई हेड, डज इट मीन दैट द हेड हैज नो वैल्यू? ये वो कह रहे हैं। और उसके बाद नेहरू क्या कहते हैं, नाउ आई एम फ्री टू कन्फेस टू दिस हाउस दैट माई होल सोल रिएक्ट्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वॉर एनीवेयर. This is the training I have received throughout my life and I cannot easily get rid of it at the age of 72. ये नेहरू का जवाब था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसी की बात सुनी नहीं और चीन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस चर्चा के सिर्फ 10 महीनों के बाद ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया और अक्साई चीन समेत भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन का कब्जा हो गया और बाद में पाकिस्तान ने भी पीओके का करीब 5,000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को सौंप दिया। हालांकि चीन पर विश्वास करने की गलती आगे की सरकारों ने भी की थी और वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। हालांकि शर्त तब यह रखी गई थी कि अगर भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करेगा तो चीन को भी वन इंडिया पॉलिसी का सम्मान करना होगा। लेकिन हमेशा की तरह चीन अपने वादे से मुकर गया और उसने न सिर्फ कई बार अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया बल्कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का भी विरोध किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला भी हाल ही में चीन को अच्छा नहीं लगा। 50 के दशक में तिब्बत के जो लोग भागकर भारत आ गए थे वो आज भी मानते हैं कि भारत की सीमा चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ लगती है और इसे भारत चीन सीमा नहीं बल्कि भारत तिब्बत सीमा कहकर बुलाया जाना चाहिए। चीन की सेना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो चीन के सैनिकों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वालों पर बहुत अत्याचार किए और उनके निशाने पर तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु 14वें दलाई लामा भी आ गए। चीन दलाई लामा की हत्या करवाना चाहता था और इसी वजह से 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। दलाई लामा असम में तेजपुर के रास्ते भारत आए थे और तब भारत में उनका शानदार स्वागत हुआ था। और इस समय आपकी स्क्रीन पर 1959 की वही तस्वीरें हैं जब दलाई लामा भागकर भारत आए थे और उनके साथ उनकी मां और उनकी बहन भी थी और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी थे। वो सब भारत में ही। अब दलाई लामा के भारत आने के बाद तिब्बत के करीब 80,000 नागरिक भी भारत आ गए। उन्होंने शरण ले ली यहाँ और कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन हुआ। हालांकि जैसे जैसे चीन के साथ भारत के संबंध सुधरते गए वैसे वैसे बहुत सारी सरकारों ने दलाई लामा से अपनी दूरी बना ली। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत तिब्बत को लेकर सख्त रुख अपनाए और चीन को साफ संदेश दे कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा आगे नहीं मानेगा। इतिहास की किताबों में शायद आपको कुछ और ही पढ़ाया गया होगा, इसलिए आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो चीन की समस्या है इसका इतिहास क्या कहता है। बहुत सारे लोग तो ये भी मांग करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, अभी मांग कर रहे हैं कि दलाई लामा को भारत रत्न देना चाहिए, उससे भी चीन को बड़ी परेशानी होगी। चीन की बात करते करते हमारे पास चीन के नए दोस्त नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी आई है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भगवान राम की असली जन्मभूमि अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। केपी शर्मा ओली का दावा है कि भारत ने नेपाल का सांस्कृतिक अतिक्रमण करके एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। ओली ने यह नया दावा किया है कि असली अयोध्या तो नेपाल के बीरगंज में है। यानी अब भारत और नेपाल के बीच का सीमा विवाद धार्मिक विवाद में बदलने लगा है। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब आप यह भी समझ सकते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ये बात भी जो कह रहे हैं वो चीन के इशारे पर ही कह रहे होंगे। इतिहास की बात जब हो ही रही है तो हम आपको इतिहास से जुड़ी एक और तस्वीर आज दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें आज से 102 वर्ष पहले यानी 1918 की हैं, जब पूरी दुनिया स्पेनिश फ्लू नामक महामारी का सामना कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे आज पूरी दुनिया का सामना कोरोना वायरस से हो रहा है। 102 वर्ष पहले भी दुनिया भर के अस्पताल मरीजों से ऐसे ही भरे हुए थे और दवा और वैक्सीन के अभाव में ही किसी तरह से मरीजों का इलाज किसी तरह से चल रहा था। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है और पूरी दुनिया से आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फर्क यह है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, आज आपको हाई डेफिनेशन के वीडियोस देखने को मिलते हैं। जिस तरह आज
लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, ठीक वैसे ही उस समय भी लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता था ताकि दूसरों की जिंदगी बचाई जा सके। जिस तरह आज कोविड-19 की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से मना किया जाता है, वैसे ही 102 साल पहले भी लोगों को विज्ञापनों के जरिए समझाया जा रहा था कि थूकने का मतलब मौत को दावत देना है। 102 साल पहले भी वैक्सीन और दवा के अभाव में जो चीज लोगों को संक्रमण से बचा रही थी वो यही था फेस मास्क। तब भी लोगों को चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की इजाजत दी जाती थी और आज भी फेस मास्क को ही कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार माना गया है। और उस समय भी जो लोग फैशन को बहुत पसंद करते थे, फैशनेबल लोग थे, अमीर पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरह के डिजाइनर मास्क पहनने शुरू कर दिए थे और जागरूक लोगों की कोशिश होती थी कि वो किसी भी तरह अपने चेहरे और शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढक कर रखें। लेकिन जिस तरह आज भी बहुत सारे लोग मास्क लगाने से परहेज करते हैं, उस समय भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी और तब अखबारों में विज्ञापन देकर बाकायदा लोगों को मास्क की अहमियत समझाई जाती थी। वैसे ही विज्ञापन आपको आज भी देखने को मिलते हैं। 102 वर्ष पहले फैली इस महामारी में कोविड-19 से निपटने के बहुत सारे सबक छिपे हुए हैं और ये तस्वीरें देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि लापरवाही का नतीजा क्या होता है। और जो लोग मास्क नहीं पहनना चाहते, उन्हें समझना होगा कि वो अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। आज के दौर में फेस मास्क ना पहनना शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा है और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इस समय पूरी दुनिया में 1,29,00,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 5,70,000 लोगों की जान इससे जा चुकी है। भारत में संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों का आंकड़ा अब 9 लाख के करीब पहुंचने वाला है। 9 लाख और मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से भारत में हर रोज कोविड-19 के करीब 28,000 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जबकि स्पेनिश फ्लू से पूरी दुनिया में करीब 50 करोड़ लोग तब संक्रमित हुए थे और 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 102 वर्ष बाद पूरी दुनिया के पास पहले के मुकाबले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बेहतर मीडिया है, जागरूकता ज्यादा बेहतर है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकती है। फिर भी जिन लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और वो जितनी चाहे उतनी लापरवाही बरत सकते हैं, तो इन्हें समझना चाहिए ये वायरस किसी की हैसियत देखकर नहीं घबराता, बल्कि ये वायरस सबको बराबरी से अपना निशाना बनाने में सक्षम है। ये वायरस बड़ा सेक्युलर है, ये जाति पाति नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, कौन व्यक्ति क्या है, किस पद पर बैठा है, ये वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2 दिनों से एक खबर पर आप लगातार चर्चा कर रहे होंगे और वो ये है कि हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। अमिताभ बच्चन के अलावा उनके पुत्र अभिषेक बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पोती में भी ये संक्रमण पाए गए। लेकिन आपको अमिताभ बच्चन से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने खुद को और अपने परिवार को संक्रमण की बात किसी से छिपाई नहीं, बल्कि खुद सोशल मीडिया के जरिए तुरंत सबको जानकारी दी। आज ये खबर इस बात को लेकर नहीं है कि अमिताभ बच्चन को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है। ये खबर इस बात पर है कि आपको सीखना क्या है इन सारे लोगों से। उन्होंने प्रशासन को भी इस बारे में सूचित किया और तमाम लोगों से अपना टेस्ट कराने की अपील की जो अमिताभ बच्चन या उनके परिवार के संपर्क में पिछले 10 दिनों में आए थे। आपने गौर किया होगा कि जब भी किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसे कुछ लोग जानते हैं या मशहूर है, उन्हें जब भी यह संक्रमण हुआ है तो उन्होंने ये बात किसी से छिपाई नहीं और खुद लोगों को सबसे पहले सामने आकर इस बात की जानकारी दी। हालांकि यह भी विडंबना है कि जब भारत में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो अमिताभ बच्चन को ही इस लड़ाई के खिलाफ एक एम्बेसडर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको याद होगा जो शुरुआती जागरूकता के वीडियोस आए थे उन सब में पहले अमिताभ बच्चन का ही आया था, जब वो बता रहे थे कि कोरोना से कैसे बचना है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है
तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। तो अमिताभ बच्चन कुछ महीने पहले आपको बता रहे थे कि बचना कैसे है, और आज देखिए वो खुद इसके शिकार हो गए। हम उनके लिए आप सबकी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो और वो बहुत जल्दी अस्पताल से वापस लौट आएं, उनके परिवार के लोग भी, और उनके साथ उनके अलावा हमारे देश के जो लाखों लोग ऐसे हैं जो इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सब के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं और उन सब के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लोग कोरोना वायरस को हरा कर विजयी रहें। लेकिन यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि आपको पूरी तरीके से ईमानदार इसमें रहना होगा। ये कोरोना वायरस सिर्फ ईमानदारी से हारता है। आपने देखा होगा हमारे देश में जब कोरोना वायरस किसी को होता है तो बहुत सारे लोग इसे एक स्टिग्मा की तरह लेते हैं, बताना नहीं चाहते, इसे छुपाना चाहते हैं। बहुत सारे पड़ोसी ऐसे हैं जो आपको शक की निगाह से देखने लगते हैं। लेकिन हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अमिताभ बच्चन सहित, उन सब ने एक काम किया है और वो अच्छा काम है जिससे आपको सीखना चाहिए। इन सब ने सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया कि मुझे संक्रमण हुआ है, फिर उन लोगों को बताया कि हमसे आप दूर रहिए और अपना टेस्ट कराइए। और यही नीति आपको अपनानी है और आपको इस मामले में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स हो, जैसे ही आपको लगे कि आप संक्रमित हैं, तो आपको सबसे पहले दुनिया को ये बात बता देनी चाहिए ताकि लोग आपसे दूर रहें, आप दूसरों की जान उसमें बचा पाएंगे। आरोग्य सेतु जैसे जो ऐप हैं, ये भी तभी कारगर होंगे जब उस आरोग्य सेतु में आप अपनी जानकारी, अपने सिम्टम्स की जानकारी, अपनी तबीयत की जानकारी ईमानदारी से फीड करेंगे, तब ये ऐप्स चलेंगे। इसलिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, उससे ही आप कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को अब तक 86,63,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 करोड़ का फिगर हम पार करने वाले हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि यह संख्या अब भी कम है। आप अपनी पूरी ताकत अभी लगा नहीं रहे हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया के दम पर मेड इन चाइना को हराना चाहते हैं तो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मिस्ड कॉल देनी है और इस संख्या को करोड़ों तक पहुंचाना है। जब किसी देश के लोग किसी मुहिम से जुड़ते हैं तो उसका असर चारों तरफ दिखता है। भारत ने टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया तो वो लोग परेशान हो गए जो इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ये लोग कहने लगे कि अब इनकी कला को मंच कौन देगा। लेकिन अब इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है क्योंकि भारत में ही निर्मित एक ऐसा ऐप लॉन्च हो गया है जो आपको सिर्फ अपनी कला दिखाने का मंच ही नहीं देगा बल्कि आपको स्वदेशी की भावना के साथ भी जोड़ेगा। हम आपसे लगातार कहते आ रहे हैं कि आपको भी एक ऐसे ऐप की जरूरत है जो शुद्ध भारतीय ऐप हो, और जब ये पूरा मामला चल रहा था ये ऐप उस समय डेवलप हो रही थी। इस ऐप का नाम है टॉकीज, जिसकी एक छोटी सी झलक आज आपको जरूर देखनी चाहिए। अब टैलेंट वालों को टिकटॉक की नहीं, टॉकीज की जरूरत है। फॉलोअर्स नहीं होंगे कम अगर आपके टैलेंट में है दम। टॉकीज पर अपना टैलेंट दिखाइए और नाम, दौलत और शोहरत कमाइए। आज ही डाउनलोड कीजिए टॉकीज, एक कंप्लीटली इंडियन ऐप। ये विशुद्ध मेड इन इंडिया ऐप पीयूष राजगढ़िया ने लॉन्च किया है और खुशी की बात यह है कि पीयूष राजगढ़िया खुद किसी जमाने में मेरे साथ काम कर चुके हैं, जी में काम कर चुके हैं और आज उन्होंने 100% स्वदेशी ऐप लॉन्च करके उन तमाम युवाओं को एक नया मंच दिया है जो छोटे छोटे वीडियोस बनाकर अपना टैलेंट पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। टॉकी शुरू करने वाले पीयूष राजगढ़िया को हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इसे लेकर उनका क्या कहना है आपको भी सुनना चाहिए। हमने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है टॉकीज। एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से एक इंडियन ऐप है। ये हमने इसलिए डिजाइन करा है ताकि हमारे फेलो इंडियंस यहाँ पर आके अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। वो टैलेंट किसी भी फील्ड में हो सकता है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, योगा या कुछ और। ये ऐप लॉन्च करने का एक बेसिक पर्पस ये था क्योंकि हमने शुरू से मेक इन इंडिया कैंपेन पे बिलीव करा है। हमें नहीं लगता कि इंडियंस को अपना टैलेंट दिखाने के लिए किसी फॉरेन कंपनी की जरूरत है, स्पेशली एक चाइनीज कंपनी की। टॉकीज पे हमने काम करना तकरीबन 70 दिन पहले शुरू करा था और 1 महीना पहले हमने इसका फर्स्ट लॉन्च किया था। हम इसमें आज भी दिन भर दिन काम करते जा रहे हैं और नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि आप इस टॉकीज ऐप को आज ही डाउनलोड करें, अपना टैलेंट औरों के सामने रखें और औरों का टैलेंट आप देख के मोटिवेट होइए। थैंक यू।
तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाएं, उन्हें प्रमोट करें। और पीयूष राजगढ़िया को और टॉकीज को हम अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपसे हम ये कहना चाहेंगे, ये ऐप अभी नई बनी है, लगातार इसमें रोज सुधार हो रहे हैं। आप डाउनलोड कीजिए, अगर आप एप्पल फोन पर हैं, आईफोन पर हैं, तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसे डाउनलोड कीजिए, अपने वीडियोस डालिए और फिर देखिए कि आपका अनुभव कैसा रहता है। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत की किस गायिका के गीत को वॉयेजर अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के, अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा। क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। बट we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time, punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual.
लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है।
और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। रोमन डिक्टेटर जूलियस सीजर का जन्म आज ही के दिन 100 ईसा पूर्व में हुआ था। जूलियस सीजर शुरुआत में एक पादरी थे, लेकिन बाद में रोम की सेना में शामिल होकर एशिया को जीतने के अभियान पर निकल पड़े। जूलियस सीजर ने ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका पर जीत हासिल की थी। जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत भी की थी, जिससे 12 महीनों और 365 दिन का कॉन्सेप्ट दुनिया को मिला था। इस कैलेंडर को करीब 1600 वर्षों तक इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1923 में आज ही के दिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी के ऊपर हॉलीवुड साइन लगाया गया था। माउंट ली नामक इस पहाड़ी पर लगे इस हॉलीवुड साइन को वर्ष 1923 में एक विज्ञापन के तौर पर लोकल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए लगाया गया था। उस समय यहां हॉलीवुड की जगह हॉलीवुड लैंड लिखा हुआ था। बाद में इसे 1949 में आधिकारिक तौर पर हॉलीवुड कर दिया गया। खास बात यह है कि इस विज्ञापन को सिर्फ 18 महीनों के लिए ही लगाया जाना था, लेकिन बाद में ये अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का एक अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह यानी इंटरनेशनल सिंबल बन गया और आज तक वहां पर मौजूद है। वर्ष 1930 में आज दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। इसकी मेजबानी उस समय उरुग्वे ने की थी। पहले फीफा वर्ल्ड कप के सारे मैच उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में खेले गए थे। तब 13 देशों ने इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। सोचिए, सिर्फ 13 देशों ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था और फाइनल मैच में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता था। 3D कॉम्बिनेशन पजल रूबिक्स क्यूब को आप में से कई लोगों ने सुलझाया होगा। आज ही के दिन वर्ष 1944 में रूबिक्स क्यूब के आविष्कारक अर्नो रूबिक का जन्म हुआ था। अर्नो रूबिक हंगेरियन आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने बुडापेस्ट कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में काम किया। इसी दौरान वर्ष 1974 में उन्होंने अपने छात्रों के लिए इस मैजिक क्यूब को डिजाइन किया था और खुद अर्नो रूबिक को इस क्यूब को सुलझाने में 1 महीने का समय लगा था। मशहूर शास्त्रीय संगीतकार केसरबाई केरकर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1892 में हुआ था। वो जयपुर के अतरौली घराने के संस्थापक अल्लादिया खान की शिष्या थी। केसरबाई केरकर ने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही गायकी शुरू कर दी थी। उनके एक गीत को वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था और इस गीत का शीर्षक था जात कहां हो। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि महान संगीतकार बाक और मोत्जार्ट और बेथोवन के साथ केसरबाई केरकर के गीत को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो हर भारतीय के लिए सम्मान की बात है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दरबारों में लिखा गया इतिहास हमेशा आपको आधा सच बताता है, इसलिए दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास से हमेशा सावधान रहें। नमस्कार। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, राम जन्मभूमि अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान दिया है। ओली ने दावा किया है कि असली अयोध्या नेपाल में और भारत ने नेपाल का सांस्कृतिक अतिक्रमण करके नकली अयोध्या का निर्माण किया है। केपी शर्मा ओली का दावा है कि अयोध्या एक गांव है जो कि नेपाल के बीरगंज के पास है। भारत का अयोध्या, जो भारत में अयोध्या है, वो वास्तविक नहीं है। केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि नेपाल ने भारत के अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी,